हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय से। क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगी, लेकिन क्वेश्चन का आपका आंसर देना रहता है 3। तो इसमें आपका देखा जाए तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन मतलब आंसर आपका नंबर एग्जाम में आने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपका समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ से आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें हम 16 क्वेश्चन कराएंगे और इसी क्वेश्चन से आपका एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको टकराने वाले हैं। पहला है कि बौद्ध जागरण की रूसी क्रांति के किस प्रकार को प्रभावित किया। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक बुद्धिजीवी का उदय हुआ। उन्हें पूंजीपति एवं श्रमिकों को राजा जनता संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांत के प्रतिपादन दिया, जिसमें अग्रगत विचार और कार्ल मार्क्स, साइमन एवं रॉबर्ट एलन आदि इसे सभी नवीन विचारों के कारण रूसी क्रांति हुआ। मतलब यहाँ पे जितने भी बौद्धजीवी जो थे, मानने वाले थे, 19वीं सदी में उनका धीरे धीरे उदय होता है, नए नए उनका पूरा समाज बनता है। फिर पूंजीपति, श्रमिक जो होते हैं, मजदूर होते हैं, फिर राजा होता है, ये सभी के एकदम नए नए सिद्धांत जो होता है प्रतिपादन होना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साम्यवाद क्या है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद क्या है। तो देश में सभी लोग के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना, प्राप्त करना, यही साम्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्यवाद कहलाता है। अगला है कि पुना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। जो पुना जो समझौता हुआ था, ये पुना समझौता किसके बीच और क्यों हुआ था। ये पुना समझौता था 1932 ईस्वी में अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ था। ये समझौता हुआ था एक दूसरे व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ था। ये हुआ था 1932 में। समझौता के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। जो दलित था, पीछे वर्ग के लोग थे, इससे जो मंडप समूह बनाया था, ये समूह जो था पीछे वर्ग के लिए हटा दिया गया था। प्रांतीय विधान मंडलों को दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। इसलिए पुनः समझौता हुआ 1932 में और अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। याद रहेगा। नेक्स्ट है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या था। जो वियतनाम जो देश है उसमें राष्ट्रवाद जो हुआ, इसके होने का क्या रीजन था, कारण क्या था। तो वियतनाम के राष्ट्रवाद उदय का इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है कि 1903 में फॉन बोईचाओ क्या था। फॉन बोईचाओ ने हुई तान से होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआन थे। फॉन बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम लिखकर वियतनाम में राष्ट्रवाद के लिए हलचल पैदा कर दिया। उसके बाद दूसरा इसमें कारण यह भी था, दूसरा कारण कि रूसो क्या है कि रूसो माउंटबेस जैसे विचार वियतनाम के लोग के राष्ट्रवादी प्रेरक बन गए थे। और 5वां क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो थे ना भाई, ये तो VVI क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन तो आते ही है। कहता है कि असहयोग आंदोलन के विदेश वस्तुओं की बहिष्कार किया गया। मतलब असहयोग आंदोलन में क्या चीज दर्शाया गया, तो असहयोग आंदोलन में विदेशी जो वस्तु होता है उसको बहिष्कार किया गया कि विदेशी वस्तु को हम नहीं अपनाएंगे, विदेशी वस्तु का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया। 1921 से 22 में मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। पहले 1921 से 22 में विदेशी कपड़ा मतलब विदेश का कपड़ा बहुत आता था। अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी जो विदेशी जो कपड़ा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। जैसे कि कहीं पे फुटपाथ पे जो आपको कपड़ा दिख जाता है, ये अपना यहाँ का कपड़ा नहीं होता है, ये दूसरे जगह का कपड़ा होता है। इसलिए वो जो कपड़ा होता है उस पर भी पाबंदी लगा देना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आता है और सस्ते में मिल जाता है, इसलिए लोग वहाँ से कपड़ा लाते हैं और यहाँ से खूब बेच देते हैं। हुआ तो आंदोलन जानते हैं, बुक पढ़े हुईएगा तो हुआ आंदोलन के बारे में आपको पता चल जाएगा। हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। पूछ रहा है कि हुआ जो आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हुआ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसी विरोधी चलाया गया था आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेश का विरोध करना। क्या था? उपनिवेशवाद का विरोध करना।
अगला है घरेलू और कुटीर उद्योग का परिभाषा दीजिए। मतलब घरेलू और कुटीर उद्योग क्या है? जो घर से कोई बिजनेस चलाता है ना उसे घरेलू कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटे छोटे जो जगहों पर बिजनेस चलाना, ठीक है, उसे घरेलू कुटीर उद्योग कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग घरेलू उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि कृषि करना है तो भाई अपने घर से ही खेती बाड़ी करते हैं। जैसे दूध का व्यवसाय करना, मुर्गी पालता है, सुगर पालना, ये सभी घरेलू व्यवसाय के अंदर आ जाएगा जो अपने घर से कर लेते हैं। या व्यवसाय या उद्योग है चावल कुटाई मिल, आटा पिसाई मिल, सरसों तेल पेरने का मिल आदि, ये घरेलू उद्योग है। कुटीर उद्योग में कम पूंजी या कम लोग की आवश्यकता से उद्योग चलाया जाता है। जैसे कि कोई मोमबत्ती का कंपनी बना लेता है, मतलब छोटा सा उद्योग, तो उसमें ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, एक से दो बना लेता है। तो उसके बाद होता है कप बनाने का, तो इसमें ज़्यादा लोग की जरूरत नहीं होता है, एक से दो में पूरा काम निपट जाता है। जूता निर्माण करना, पाइप उद्योग, सेवई उद्योग, मोमबत्ती निर्माण, कुटीर उद्योग, ये सभी अंतर्गत क्या आते हैं? ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो घरेलू उद्योग है आपका हो गया भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, ये सब क्या आता है? आपका घरेलू उत्पादन मतलब उद्योग के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि क्या है? गुटनबर्ग की मुद्रा नीति, मुद्रा नियंत्रण कैसे किया? गुटनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव को टुकड़े को बिखरी मुद्रा कला के ऐतिहासिक शुद्ध को संगठित और एकत्रित करने का टाइप किया और पैटिक गोल्स आदि बनाने का आयोजन तरीके से कार्य किया। मुद्रण बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, इस्मत धातु, उचित मिश्र धातु बनाने के तरीके ढूंढ निकाले, जिसमें आवश्यकता मुद्रण स्याही भी बनाया गया। तो ये गुटनबर्ग ने क्या किया कि ये मुद्रण यंत्र भी सोच लिया भाई कि मुद्रण जो कला है ऐतिहासिक शोध किया, फिर पाइप के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्स, ये सभी बनाने की योजना बनाया और तब जाकर यह स्मिता धातु की मिश्र धातु बनाने में तैयार हो गया। इसकी आवश्यकता अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई और हैंड प्रेस के द्वारा प्रथम बार मुद्रण किया गया। इस प्रकार स्पष्ट, सस्ता और शीघ्र कार्य बनाने वाले गुटनबर्ग के ऐतिहासिक मुद्रण सन 1440 ईस्वी में शुरू किया। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये भी वीवीआई क्वेश्चन आप रख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछता है कि जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था? तो जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्तालाप हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसका वियतनाम में दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लाओस तथा कंबोडिया। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो सबसे पहले जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। किनके बीच हुआ था? तो लाओस और कंबोडिया में राजतंत्र को स्वीकार और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के लिए समस्या हुआ था। अगला है कि व्यवसाय पूंजीवाद के किस प्रकार नगरों के उद्भव अपना योगदान दिया। तो उद्योग ने पूंजी लगाने वाले ही लागे थे जो व्यवसाय और काफी पूंजी एकत्रित कर चुके थे। जो यहाँ व्यवसाय करते थे पहले वे गांव ही था। मतलब जो लोग पहले जो पूंजीपति थे, काम धंधा करते थे, वे सभी लोग कहाँ बसते थे? अपने गांव में बसते थे। गांव से सभी खेती बाड़ी, अपना रोजी रोटी, व्यवसाय चलाते थे। कस्बा बन गया था। कस्बा की विकसित होकर नगर के रूप में बदल दिया गया। वो धीरे धीरे लोग सब क्या किए, वहां पे सभी माल बेचते चले गए, सभी लोग एकजुट होते चले गए, जिससे उसको मार्केट बना दिया गया। और फिर भी वो धीरे धीरे जो कस्बा था, छोटा सा एरिया, वो बड़ा बन गया और धीरे धीरे वहां पे विकसित होना शुरू हो गया। सीधी सपाट सड़कें बनी और अगंत आवास के लिए धर्मशालाएं बनी। धीरे धीरे यह नगर किसी खाद्य वस्तु के व्यवसाय का केंद्र बन गया। अंत स्पष्ट की व्यवसाय पूंजीगत नगर भाव में यह योगदान दिया था। चलिए अगला है आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत के छापाखानों में पहला क्वेश्चन पांडुलिपि है क्या? तो पांडुलिपि ऐसे समझिएगा कि पहले के समय में लिखने के लिए क्या था, हमारे पास कागज नहीं था, पेपर नहीं था, तो वो तार पत्र पर लिखा जाता था, पत्ता पर लिखा जाता था, छाल पर लिखा जाता था, पेड़ों की छाल पर। इसी को पांडुलिपि कहते हैं। तो भारत में छापाखाना विकसित हाथ से लिखकर पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी और श्रेष्ठ परंपरा थी। यहाँ संस्कृति, अरबी और फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीरें युक्त सुलेख कला में परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती थी, जिन्हें हम मजबूत प्रदान के लिए जाने जाते हैं। उसी को हम क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। चलिए आगे आप सहयोग आंदोलन, जन प्रथम आंदोलन था। पूछ रहा है कि जन आंदोलन जो था ये प्रथम जन आंदोलन था, ये कैसे है? देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर ये जितना हम बता रहे हैं, अगर इतना एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन याद रखना है कि क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगा, आपको 3 ही आंसर का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए कहता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नेतृत्व में आरंभ किया था। पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था।
प्रथम जन आंदोलन था, इस जन आंदोलन के प्रमुख 3 कारण थे। ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के छिड़ने का 3 कारण था। पहला कारण आपसे हम पूछ लेते हैं, तो पहला कारण की अगर बात करेंगे, खिलाफत का मुद्दा था, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय करना और स्वराज पार्टी की प्राप्ति करना, ये मेन 3 योगदान था। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्य अपनाए गए थे। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने में नैतिक रूप से पराजित करने के लिए, और दूसरा था विध्वंस कार्यों के अंतर्गत उपाधि तथा अवंत पर्दों को त्याग करना। सरकारी और गैर सरकारी समूहों को बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों को बहिष्कार करना, ये सभी योगदान जो था आपका असहयोग आंदोलन जो था, ये प्रथम जन आंदोलन बन गया था। अगला है गंदी बस्ती, या क्या है कि गंदी बस्ती या नस्ल पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो सीधा सीधा समझ लीजिए, गंदी बस्ती या असलम पद्धति में जो आप समझते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुआ था। तो छोटे, गंदे और अस्वास्थ्य स्थानों पर आवासीय स्थल स्लम कहलाते हैं। औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्लम क्षेत्र शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखाने प्रथा विकास के साथ साथ स्लम पद्धति गंदी बस्ती विकास हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव घर को छोड़कर कारखानों के निकट रहने को बाध्य हो गए। मतलब कारखाना है, घर बार को छोड़कर, जैसे कि लोग सब क्या थे, बड़े बड़े विकास, जैसे जैसे बस्ती गांव शहर में लोग इसलिए बसते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था मिल जाता है, पढ़ाई लिखाई का उत्तम व्यवस्था होता है, फिर खाने पीने रहन से सब चीज़ आसानी से मिल जाता है। इसीलिए लोग सब क्या हो गए, कारखाने के निकट रहना बस गए। अब कारखाने ऐसे मान लेते हैं कि अगर दूर पे किसी का घर है, फिर कारखाने से जाना आना खाना, लोग सबको ज़्यादा समय लगता था और समय की ज़्यादा बर्बादी, इसीलिए लोग सब कारखाने जो होते हैं फैक्ट्री के अगल बगल में ही रूम लेकर रहने गए। वहाँ उनके रहने की कई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें चालो, रैन बसेरा, टेंट पेमेंट में रहना पड़ता था। जगह अत्यंत अस्वस्थ एवं गंदी बस्तियाँ थी। इस प्रकार औद्योगिकरण के कारखानों को स्लम पद्धति की शुरुआत की, जैसे कि उस तरह का व्यवस्था रहने के लिए नहीं था, लेकिन लोग सब क्या करने लगे, छोटे छोटे झुग्गी झुग्गियाँ बनाकर भी रहने लगे। चलिए अगला है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका VVI है क्वेश्चन, कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो भारत पहले सूती कपड़ों का प्रमुख उत्पादन और निर्यात था। स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। वापसी सोना चांदी जैसे कि कीमती धातु यूरोप के पहुंचती, और इसलिए भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। भारतीय राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माना जाता है। इस संगठन के पूर्व आंदोलन शिक्षित मध्य वर्ग में निहित था, परंतु आगे चलकर उनके भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। इसी समय लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और अस्त्र अधिनियम तथा इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेड बिल का विरोध किया जा रहा था। सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा, यद्यपि अभी तक कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था। फिर भी उनके जीत ने भारतीय राष्ट्रवादी को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन किया। मतलब ऐसे तो कोई मजबूरी नहीं थी सरकार को, मतलब एक मजबूर होकर, होता है नहीं कि कोई इसके पास कोई चारा नहीं है, बस ये करना है तो करना है, तो मजबूरन होकर उसका प्रेस अधिनियम जो है वापस लेना पड़ा। तभी जाकर ये जो कोई संगठित जो था, फिर भी ये जीत भारतीय राष्ट्रवादी एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन भी किया गया, हौसला भी बढ़ाया गया। एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हो ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोयला और लौह औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। कहता है कि औद्योगिक की प्रयोगी कोयले और लोहे के उत्पादन में बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योग का निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग गति प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कोयला लौह उद्योग में औद्योगिकरण की क्रिया में प्रदान 1855 के ही हेनरी है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोयला और लौह उद्योग, जो कोयला जो होता है
जो निर्भर करता है, क्या होता है, निर्भर करता है। तो कोयले से क्या होता है कि नए नए यंत्र का निर्माण होता है, जैसे कि कोयला बिजली का निर्माण करता है, कोयला खाना बनाने के लिए, बड़े बड़े जो काम होते हैं, होटल होते हैं, उसमें कोयला का निर्माण होता है खाना पकाने के लिए। फिर बिजली उत्पादन के लिए था, पहले कोयला का उत्पादन किया, कोयले का उपयोग किया जाता था आपका रेलगाड़ी के लिए। तो ये सभी चीज के लिए कोयले का जो एक बहुत बड़ा योगदान था। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए ये रॉलेट एक्ट कानून भी है ना, इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काला कानून किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। चॉम्स्फोर्ड ने न्याय सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति और नियुक्ति की, जिसकी अनुशंसा 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किसी भी व्यक्ति के अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट को गिरफ्तार किया जा सकता था, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। मतलब मानिए कि काला कानून, मतलब आपका कोई गलती भी नहीं है, थोड़ा सा भी है, लेकिन आपके ऊपर थोप दिया जाएगा कि हाँ तुम अपराधी हो, तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट लड़ नहीं सकते हैं, बस एक बार आपको गलत ही चीज में कोई फंसा दिया, अब बस आपको मान लिया जाएगा और फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बरजोड़ी, जबरदस्ती, बिना कोई कसूर को भी जेल में डाल देना, ये काला कानून था। बहुत सारे विधायक थे, इनका विरोध भी किया, लेकिन ऐसे सरकार जो कांग्रेस का सरकार था, कोई सुना नहीं और फिर ये विधेयक को लागू कर दिया, कानून को। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जितना भी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने यहाँ से आपको सॉल्व करा दिया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आपका 9 से 10 नंबर आपका बनने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 1 न 2 बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आपको यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे।